हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। टुडे इन दिस वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों की डिमांड पर ही क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोला था कि मैं क्लासेस लूँगी बीपीएससी की, और उसके हर एक सब्जेक्ट की बताया था कि जीएस और जीके में उससे रिलेटेड कोर्स होंगी, और साथ ही साथ जो टीजीटी जो आपका मतलब हिंदी सब्जेक्ट है, जिनका मेन सब्जेक्ट है, उसकी क्लासेस होगी। और उसके लिए जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर में हुआ है, चाहे ट्रायल 1.0 हुआ है, 2.0 हुआ है या 3.0 हुआ है, उसी के बिहाफ पर मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। यही इम्पॉर्टेंट थीम होती है। सिलेबस आपके पास ऑलमोस्ट, आप अगर नहीं मिलता तो बीपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने इससे पहले एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सीटेक वाले पेपर दे सकते हैं नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ मैंने आपको डिस्कस किया था जिन 9th एंड 10th क्लास के लिए और 11th एंड 12th में यहाँ पे एसटेक चाहिए होता है। जिनका एसटेक क्लियर है वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। ये सारी डिटेल हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी को, यानी कि हिंदी साहित्य में मान लीजिए हम कह सकते हैं, उसमें से मैंने एक टॉपिक उठाया है यानी कि काव्य शास्त्र। क्योंकि काव्य शास्त्र के प्रीवियस ईयर में पेपर में देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस में। रस, अलंकार, काव्य गुण और काव्य शास्त्र, देखिए काव्य लक्षण, जिसे हम पढ़ेंगे। आज मैंने जो टॉपिक लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस से शुरू कर रही हूँ। रस आपके बीपीएससी एग्जाम में तो आता ही आता है, आपके DT+B में हेल्प करेगा, और कोई भी अदर स्टेट या स्टेट एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे भी इनको हेल्प करेगा। ये जो नोट्स है मैंने हैंड रिटन खुद से लिखे हुए हैं। साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं वो आपको एक एक करके पेड नोट्स होंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये सेक्शन, तब आपको ये पेड नोट्स मिलेंगे। इसका मिनिमम प्राइस रखूंगी, जो आप टेलीग्राम चैनल से मैं एक व्हाट्सअप नंबर दूंगी, व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन करके आप इस नोट्स को ले सकते हो, और अपनी रिवीजन के तौर पे। ये नहीं है आपको खुद को भी पढ़ना है, ये नहीं है जो मेरे नोट्स पे ही डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद से भी नोट्स बनाने हैं। चलो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आज टॉपिक शुरू करा है रस। हम रस किसे कहते हैं? देखिए, रस कहते हैं, रस की बात आती है जब भी हम कोई काव्य या कविता रचते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक अनुभूति होनी चाहिए। किस चीज़ की? एक आनंद। जब मैं कोई कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, एक दो कोटेशन प्रस्तुत कर रही हूँ, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में तलवार हो, सिंह की दहाड़ हो, यानी कि जो ये कोटेशन दे रखे, इसमें अपने आप में क्या भाव प्रकट कर रहा है, क्या अनुभूति हो रही है कि हम एक वीरों को किस तरीके से उनको हम आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी कि इसमें हमारा कहीं ना कहीं वीर रस यानी कि हमारा वीर रस की बात हो रही है। यहाँ पे कोटेशन पढ़ोगे, उसी के बाद ही आपको पता चल जाएगा। कोटेशन से ही पता चल रहा है यहाँ पे किस आनंद की अनुभूति हो रही है, कि यहाँ पे वीरता के बारे में आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हमें रस हमें बताता है कि जब हम काव्य रचते हैं या कविता का भाव रचते हैं तो उसमें आनंद होना चाहिए, यानी कि हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जो इसका अर्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रस में कहते हैं कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जहाँ पर आनंद की अनुभूति हो, उसी को हम रस कहते हैं। लेकिन जब हम किसी भी काव्य को रचते, जब किसी भी रस को पढ़ते हैं, उसमें काव्य या करते हैं, जब हमें सुनने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अनुभूति हो, यानी कि सुनने में बहुत अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे, तो हम उसको कहते हैं रस, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे दोबारा, रस का शाब्दिक अर्थ है यानी आनंद। काव्य यानी कविता का पढ़ना या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात हम जो भी चीज़ काव्य या कविता पढ़ते हैं, जब हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस कहते हैं। रस के अपने अलग अलग 4 अंग होते हैं, या 4 रूप समझ लीजिए, या 4 भेद होते हैं। हम इसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्ज़ाम के नहीं, ये आपके हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें हेल्प करेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थायी भाव। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रस का स्थायी भाव। दूसरा आता है हमारा विभाव, ठीक है। तीसरा
अनुभाव एंड चौथा संचारी भाव। ये सारे ही रस के 4 भेद होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक एक करके इनके बारे में भी समझेंगे। पहले इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है, ये इसको हम प्रधान भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या जो मानी जाती है वो 9 मानी जाती है। 9 इसलिए मानी जाती है, आपको भी पता होगा कि अगर रस की संख्या जो होती है वो 11 मानी जाती है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना जरूरी है, जो संख्या 9 मानी जाती है कहीं कहीं पर आपको 11 मिलेगी। क्यों मिलेगी इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीज़न यह है कि भरत मुनि ने इसमें 2 रस को, यानी कि स्थायी भाव में 2 रस को और ऐड कर दिया था, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन में यानी कि सारी बुक्स में कहीं कहीं नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। वात्सल्य रस और भगवत विषयक रस जो जोड़ दिया है, जिसके कारण से रसों की संख्या जो हमारी 11 हो गई है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या ऑल टोटल पूछी जाए तो 11 है, लेकिन स्थायी भाव में अगर पूछा जाए तो 9 मानी जाती है। इसके अलावा भी आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधे आंसर दे सकते हो। अब आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव में 9 बता दी है। अब स्थायी भाव में भी अलग अलग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर हम एक एक करके इनके बारे में श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स्य रस, रौद्र रस, हास रस, भयानक रस, करुण रस, विभत्स्य रस, शांत रस के बारे में भी पढ़ेंगे जो स्थायी भाव में है, और स्थायी भाव के बारे में भी डिटेल बनेंगे। हम यहाँ पे बस अब डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज कि अब रसों की स्थायी भाव क्या होते हैं, ठीक है, जो इसी के अंदर आता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, फिर देन 1 बाय 1 ये जितने भी हमारे रस है हम इसके बारे में सारे ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये चारों के बारे में भी पढ़ेंगे और इनके अंदर क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होती है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए स्थायी भाव के बारे में आपको मैंने बता दिया। स्थायी भाव में अब आता है रस। रस की संख्या आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 दे रखी है। 2 रस और इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आते नहीं हैं, पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं उसके बारे में डिटेल जरूर बताऊंगी। अगर इन केस आ जाए तो आप क्या करोगे इसकी जगह वो हम करेंगे। स्थायी भाव में श्रृंगार रस आता है पहले, जिसका स्थायी भाव होता है रति, वीर रस उत्साह, विभत्स्य रस जुगुप्सा, रौद्र रस क्रोध। रौद्र नाम से स्पष्ट है। हास मतलब हंसना, हाथ से करना, हाथ से व्यंग जितनी भी कविताएं होती हैं वो सब कविताएं हास में होती है। श्रृंगार में देखो क्या होता है, जब 2 श्रृंगार होते हैं, एक श्रृंगार रस होता है जिसमें हम नायिका और नायिका के श्रृंगारिक वर्णन का चित्रण करते हैं। एक होता है अलंबन, जिसमें हम आंखों ही आंखों जैसे हाव भाव हो गए, तो ये वाले ये होते हैं, ये हमारे अलंबन श्रृंगार है। तो श्रृंगार में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स में भी अलग अलग होते हैं, तो वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। वीर रस यानी जो भी मैंने बताया था, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में तलवार हो, सींग की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये सारी जो कविता है ये वीर रस में उत्साह डालती है। जब हम किसी भी, आपको पता है कि जब भारत में बाहर बाउंड्री पे इतने सारे हमारे सैनिक खड़े, वीर जवान वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उनके लिए लिखी गई कविताएं वो उनको उत्साह पैदा करती है, तब हम उन्हें उत्साह कहते हैं। विभत्स्य मतलब होता है कि हमारा जो गुस्सा, जिसमें हमारी निर्वेदिता बढ़ी होती है, जिसमें हमारी विभत्स्य होता है, जैसे हमें होता है ना एक मन में इच्छा होती है कि हम उसके लिए कुछ करें, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। रौद्र मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा, जैसे अतिशोक्ति अलंकार हमने कहीं ना पढ़ा है, जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, यानी क्रोध की बात की जाती है। क्रोध यानी हमें सडनली हमारे को एक कविताएं होती है जो क्रोध से रिलेटेड होती है, यानी रौद्र से होती है, जिसमें हमें अपना अहंकार रूप दिखाया जाता है, वो उसके बारे में है। हाथ से, जब हाथ से व्यंग से रिलेटेड कविताएं जो हंसने और हंसाने की कविताएं होती हैं। इजीली बता रही हूँ। भयानक रस जिसे स्पष्ट हो रहा है, भयानक मतलब भय से रिलेटेड, जहाँ पे हमें डर या भय की क्या हो, स्थायी भाव हो। करुण रस हमारा शौक, जहाँ पे आपको पता ही है शौक कहाँ होता है, जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें शौक होना चाहिए, डिसिप्लिन। अद्भुत रस में होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ रहस्यमयी हो, कविताएं जो रहस्यमयी कविताएं होती है जिसमें हमें कुछ ना कुछ अलग अद्भुत रस दिखते हैं, तो उसको इसमें उसका स्थायी भाव होता है। शांत रस, निर्वेद और शम और शांत, 3 चीज़ें याद है, जिसमें शांत रस होता है जहाँ पे शांति की बात की जाती है, नॉर्मल तरीके से बात की जाती है। तो ये हमारे 9 रस है, जिसमें से 2 रस वात्सल्य रस होता है, जहाँ
जब यशोदा मही कान्हा जी से कहती हैं यशोदा मुझे पालनहार झुलावे, तो यानी कि यशोदा जी की कविताएं सॉरी यहाँ पे जितनी भी कविताएं जो लिखी गई थी तो उसमें वात्सल्य यानी प्रेम, रति की बात की जाती है, तो प्रेम भी आता है कहीं ना कहीं उसमें। तो उसके है भगवत विषयक बाद में जहाँ पर हमारी रति से रिलेटेड होता है, तो ये सारे हमारे रति भी होता है, इसमें कुछ कुछ मिक्स है और इसमें ये करते हैं। तो ये सारी ये हमारे स्थायी भाव प्लस उसके रस के स्थायी भाव है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट है कि श्रृंगार रस को हम रस राज और रसपति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज नाटक में शांत रस को गिना नहीं जाता। क्यों नहीं गिना जाता इसका बताते हैं। क्योंकि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, 8 मानी है। इसी कारण से पहले क्या था कि रसों की संख्या में रस शांत रस को नहीं गिना जाता, बाद में जाके इसको गिनने लगे तो इसकी संख्या 9 हो गई। रसों की संख्या 9 को नवरस कहते हैं, यानी नवो रस कहते हैं या नवरस ही कहते हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना, यहाँ पे कह सकते हैं रचना ऐड नहीं हुआ, रचना नाट्य शास्त्र है। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है। आगे हम और डिस्कस करें, पॉइंट्स की तरफ डिस्कस करते स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है रसों की संख्या, आपको बता दीजिए रस के अंग कितने होते हैं, 4। ठीक है, स्थायी भाव है को हम प्रधान भाव भी कहते हैं। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9, स्थायी भाव की मान्यता कितनी थी, 11। मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है, 9। विभाव के कितने भेद होते हैं, 2। विभाव के 2 कौन कौन से होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव में भी 2 होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है आश्रय आलंबन, दूसरा है विषय आलंबन। उद्दीपन विभाव होते हैं, ठीक है, हमने 2 पढ़े थे ना। उद्दीपन के भी अलग अलग होते हैं। आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की अलंकार और तटस्थ। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसके डिटेल में हमें कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इतने डिटेल में नहीं आता। इतना डिटेल DT+B में पूछा जाता है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं आता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। पहला है कायिक, वाचिक, आर्या, सात्विक। ठीक है, सात्विक अनुभाव जो होते हैं 8 होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवण्य, आशु और परले, ये 8 भेद होते हैं जो अनुभाव के सात्विक अनुभाव के होते हैं। जो सात्विक अनुभाव इसी का ही भेद है, ये रहा सात्विक अनुभाव। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने आपको बताया। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग द्रास, निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये है, ये किसने कहा है, भरत मुनि ने दिया है। इसको जो कहा है, जिसने ये लाइन कही है वो भरत मुनि ने कही है। ठीक है, अगला है रस को आत्मा का विश्व, रस को आत्मा किसे कहा है, विश्वनाथ ने मान्यता दी है। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 49, संचारी भाव की 33 और स्थायी भाव की 8, सबके बाद सात्विक भाव की 8 मानी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, जिसे हम विपर्लभ भी कहते हैं। आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी व व्यभिचारी क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, उनके अर्थ और उनके भेद। फिर हम धीरे धीरे अगले टॉपिक जो हमारा है दूसरा जो हमने पढ़ा था, पहला श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक करके सारे रसों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे जब 1 बाय पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ये सारा एक चीज पढ़ाऊंगी तो आपकी समझ से पूरा जाएगा। आपको खुद को भी नोट्स बनाने हैं, तो इसलिए चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमने जो बोला था कि अब हम करेंगे कि विभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव किसे कहते हैं और संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। हमने अब डिस्कस करना है इनके बारे में, जो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए स्थायी भाव उसे कहते हैं जो रस की अवस्था, यानी कि जब हम कविता लिखते हैं तब व्यक्ति की अनुभूति हो जाती है, स्थायी रूप से हो जाता है, यानी कि इसके मन में घर कर जाता है, तब हम वहाँ पे स्थायी रस, जो रस अवस्था तक पहुँचना, यानी कि जो उसकी
चरम अवस्था तक पहुंच जाता है उसको हम स्थाई भाव कहते हैं। स्थाई भाव की संख्या यहाँ पे 11 लिख दी है मैंने, क्योंकि 2 मैंने आपको बोला था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम उसके ध्यान पे। तो श्रृंगार रस आप इस ऐसे ही लर्न हो जाएगा। श्रृंगार रस इस रति भाव, हास्य हास, करुण शौक रस, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, जिज्ञासा घृणा या जुगुप्सा, जहाँ पे इजी लग रहा था इजी मैंने कर दिया। अद्भुत यानी आश्चर्य या विस्मय, शांत निर्वेद या शम या शांत रस बोल सकते हैं। वात्सल्य जिसका रति स्थाई भाव है, वात्सल्य रति, और भक्ति जिसे हम भगवत विषयक या रति या अनुराग आ जाए तो वे इनमें से सारे स्थाई भाव है। ये स्थाई भाव उन्नत है जहाँ पे रस की अवस्था तक पुनः पहुंच जाए उसको स्थाई भाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? जहाँ पे भाव, जो भाव है अपने मन में उत्पन्न होते हैं, जिसमें बहुत सारे भाव होते हैं। यहाँ पे 2 भावों की बात की गई है, उसमें उत्पन्न होने यानी जन्म देने वाले, यानी कि जो रस को जन्म देते हैं, रस में जो भाव उत्पन्न करते हैं उसको हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जब होता है, जो मैंने आपको बताया, किसी के कारण की वजह से होता है या किसी के द्वारा होता है, उसको हम आलंबन कहते हैं। उद्दीपन उसे कहते हैं कि जिसके भावों से गति प्रदान करे, यानी कि अब हमारे अंदर एक भाव उठ गया है, एक कारण उठ गया है, लेकिन हमें उसको लगातार एक ही लय में उस भाव को दे रहे हैं। उद्दीपन मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, आलंबन के 2 भेद होते हैं। आलंबन के हमारे 2 भेद वो होते हैं आश्रय और विषय, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। आश्रय होता है जब हमारा मन किसी के लिए आश्रित हो। आश्रित मतलब किसी की मन में हमारे भाव जागृत हो यानी कि समय है, और जिसके प्रति हो विषय उसे कहते हैं। यानी कि आधार कहने का अभिप्राय ये है, आश्रय मतलब होता है कि मान लीजिए आपको किसी के प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाए, और विषय मतलब होता है भाव मन में जाग जाए। हमने किसी को देखा, ऐसी सुंदर वस्तु देखी और सडनली हमने कोई कविता रची और उसके प्रति हमारे भाव उत्पन्न हो गई, यानी कि उसके लिए हमने कविता उत्पन्न कर दी। प्रति मतलब उसके प्रति उत्पन्न हो गई। एक होता है उसको देखकर होना, वो हमारा होगा हमारा आश्रय, और किसी के पति होना वो हमारा होगा विषय, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुभव, उसके बाद अनुभव होता है जब हमारा विभाव से ऊपर कोई एक अनुभव उत्पन्न हो जाए, यानी कि उससे ऊपर और भी एक हमारी चेष्टाएं होती हैं। आलंबन में भी जैसे हमारी चेष्टा होती है ना, यहाँ पे उद्दीपक के भी 4 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें अलग अलग डिफरेंट है, जो हम पढ़ चुके हैं। मैंने डिस्कस किया, उसके डिटेल में नहीं जा रहा, जो मेन है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो अनुभाव में जो विभावों के उपरांत जो उत्पन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव में भी आपको 4 बताए थे, सात्विक, कायिक, वाचिक, आर्य। सात्विक के ये भेद है 8 के 8। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम, वैवन्य यानी रंगहीनता। आश्रु मतलब आंखें, सारा अर्थ है। स्तंभ मतलब हैरान हो जाना, स्वेद पसीने जैसा होना, रोमांच मतलब एकदम से सडनली आश्चर्य कोई आ जाता है। स्वरभंग मतलब कहे हमारा होता है कंपन मतलब घबराहट होना। वैवन्य मतलब रंग में हीनता मतलब उदासीनता होना, या आंसू मतलब आंसू। परले मतलब बहुत ज्यादा भौचाल जैसे कुछ चीज आ जाती है। निश्चेचिता अचानक, ये संज्ञहीनता इसका मतलब है। लास्ट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट है व्यभिचारी या संचारी भाव, जो मन में संचरण करे, चंचरण मन कुछ ना कुछ करे। तो इसके जो भेद है वो 33 है, जो मैं इस टाइम अगर मैं लिखती तो पूरा बोर्ड सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इसके जो होते हैं, और आप इसको देख सकते हैं। मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया रस कितने होते हैं, रस के कौन कौन से भेद होते हैं, साथ ही उसका स्थाई भाव पढ़ा। स्थाई भाव में भी 4 हमने चारों उसके स्थाई भाव के 11 विभाव पढ़े, जो आपके सामने ही हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने पढ़ा, मैंने डिस्कस किया विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी या संचारी भाव क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। इसके आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, जो भी मैंने दिया है। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। DT+B BPSC ट्रायल में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी ये हेल्प करेगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र का ही पार्ट है। हम काव्य शास्त्र के पार्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चों को डिफिकल्टी होती है सॉल्व करने में। हम इसके साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं आपको, है ना। ऐसे ही इसके साथ ही साथ जब ये कवर हो जाएगा फिर प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे, प्लस इनके जो अर्थ होते हैं ना, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे हम कविता जिस तरीके से उच्चारण, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि वीर चलो वीर तुम, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रति भाव है, तो इसमें उत्साह है, कौन सा वीर रस है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के आपसे पूछेंगे, एक कोटेशन दे देंगे, एक कविता या काव्य की लाइन दे देंगे, आप बताइए इसमें कौन सा रस है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए रति होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वात्सल्य रस का क्या होता है रति भाव, तो वात्सल्य रस का आपको भी पता है कि यहाँ पे
मैंने आपको लिख दिया कि वात्सल्य रति होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सडनली आपसे पूछ ले वीरस का रोध रस का बताओ, तो रोध रस का, तो इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको जो भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो आप आसानी से सॉल्व करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में 1000 टाइम हर हिंदी के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन आते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे को एक लाइक चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।